बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे, स्टेट बैंक ने अपने ज़खायर के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं कि एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर में 1 करोड़ 30 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़कर 8 अरब 5 करोड़ 65 लाख डॉलर हो गए हैं। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 3 करोड़ 90 लाख डॉलर इजाफे से 5 अरब 10 करोड़ डॉलर हो गए हैं। 22% इंटरेस्ट रेट है। जो डिपॉजिटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं और अपना पैसा कमर्शियल बैंकों में रख रहे हैं। इसकी वजह से कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। मुल्की मजमूई ज़खायर 5 करोड़ 10 लाख डॉलर इजाफे से 13 अरब 14 करोड़ डॉलर हो गए हैं। आइंदा आने वाले दिनों में अगर हमें ट्रांच मिल जाती है IMF से और मजीद मालियाती इदारों से अगर हमें पैसे मिल जाते तो हमारे रिजर्व्स बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि साल 2023 के आखिरी महीने दिसंबर में बड़ी सनतों की कारकर्दगी के एदाद-ओ-शुमार आ गए हैं। दिसंबर 2023 में बड़ी सनतों की कारकर्दगी तसल्ली बख्श रही। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स मैं आपको बता रहा हूं। दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक एक साल में LSM की कारकर्दगी 3.4% बेहतर रही है, यानी एक साल में 3.4% बेहतर रही है और एक महीने में 15.7% बेहतर रही है। बड़ी सनतों में टेक्सटाइल की कारकर्दगी मायूस कौन रही है। महाना और सालाना अगर मैं रेशो निकालूं तो सिर्फ 1% बेहतरी आई है। इसके अलावा ऑटो सेक्टर में महाना 32% बेहतरी देखी गई है। खुशाइन बात है कि ऑटो सेक्टर बहुत ज़्यादा हम देख रहे थे कि रेड स्केल पर ट्रेड करे, इसमें 32% बेहतरी हम देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं पर एनम की बात करूं तो 53% की गिरावट रही है। वुड सेक्टर की बात करूं तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 1% इजाफा देखा गया है और सालाना 28% बेहतरी देखी गई है। अद्वियात की सनत सालाना 20% बेहतर हुई है। लेदर की सनत में 60% इजाफा हुआ है। फूड सेक्टर में 118% इजाफा हुआ, तो लिटिल बिट बेटर, लेकिन कोई इतने रिमार्केबल फिगर्स नहीं है कि हम कहेंगे बहुत आउट क्लास फिगर्स हैं। और ये जनवरी और फरवरी का डाटा ये डिस्टर्ब होगा क्योंकि इसमें बिजली और गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो ये एक्सपेक्टेशंस की जा रही है कि अब जो नंबर्स आएंगे उनमें लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव साइड पे जा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि ऑटो सेक्टर बेहतरी की जानिब गामज़न है। बड़ी सनतों में अहम किरदार अदा करने वाला ऑटो सेक्टर अब थोड़ा सा इंप्रूव होने लगा है। मुल्क भर में 11 माह बाद गाड़ियों की फरोख्त में नुमाया इजाफा हुआ है। दिसंबर 2023 में सिर्फ 5,816 गाड़ियाँ फरोख्त हुई थी और जनवरी 2024 में गाड़ियों की फरोख्त 81% इजाफे से 10,536 रही। पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड ने एक खत लिखा है। उसमें कहा है कि 2 करोड़ से ज्यादा शेयर्स हम बायबैक करेंगे और फिर डीलिस्ट करेंगे। इस हवाले से उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को। कंपनी के तमाम शेयर्स को डीलिस्ट कर दिया जाएगा। पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड के 2 करोड़ 21 लाख 45,760 शेयर्स जापान की सुजुकी मोटर कारपोरेशन खरीदेगी। स्टॉक एक्सचेंज में पाक सुजुकी शेयर्स की खरीदारी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट और सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम की बुनियाद पर होगी। पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड का एक शेयर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मैनेजमेंट की मुकर्रर करदा कीमत 609 रुपए पर वापस लिया जाएगा। बायबैक होगा और उसके बाद डीलिस्ट कर दिए जाएंगे तमाम शेयर्स। और इसकी जो डेट दी इन्होंने वो 21 अप्रैल तक इन्होंने अपनी डेट का अनाउंस किया है। इसके अलावा आज एक और अहम खबर मैं आपको बताऊंगा कि सिविल एविएशन अथॉरिटी को तोड़कर 2 महकमे बनाने के मामले पे पेशरफ सामने आई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के नए लोगो जारी कर दिए हैं। ये 2 लोगो अलग अलग जारी किए हैं, अलग अलग महकमे बना दिए हैं, अलग अलग वेबसाइट्स कर दी हैं और मुलाजमीन को उनकी तालीमी काबिलियत और तजुर्बे की बुनियाद पर इन दोनों इदारों में उनको मुलाजमत दी जाएगी, उनको मौके दिए जाएंगे। 2 महकमे बनाने से दोनों के सरबराहान का तकर्रुर नई मुंतखब हुकूमत करेगी। इस हवाले से कानून साजी भी की गई थी पार्लियामेंट में और उसके अप्रूवल के बाद अब ये फैसला हुआ कि सिविल एविएशन अथॉरिटी और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी 2 अलग अलग महकमे बनाए जाएंगे और इनके सरबराहान भी अलग होंगे। इसके अलावा नई हुकूमत जब भी आएगी उसके लिए मौशी चैलेंजेस का अंबार होगा। मौशी चैलेंजेस को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, कौन कौन से मौशी चैलेंजेस हमारी बॉटम लाइन पर हैं और IMF से हम किस तरीके से मुज़ाकरात करेंगे और क्या मुज़ाकरात में हम IMF को मुतमईन कर पाएंगे, तो इन तमाम पॉइंट्स को हम तफसीली डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक वजीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू अशफाक यूसुफ तोला। बहुत शुक्रिया अशफाक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अशफाक साहब, मौशी चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, इलेक्शन के बाद जो मौशी सूरत हाल हम देख रहे हैं वो तो इंतहाई गंभीर है। आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में किस तरीके से हम इस मौशी सूरत हाल से निपटेंगे? रहीम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त जो हालात हैं, मेरा ख्याल है इसमें काफ़ी सोचने की ज़रूरत होगी। जो भी माशी टीम आती है उसके लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं।
और इसमें सबसे पहला तो यही है कि आपको आईएमएफ से नेगोशिएट करना होगा नया प्लान आपको। और ऑब्वियसली वी नो कि आईएमएफ की काफी टफ कंडीशंस होंगी। दूसरी तरफ आप देखें कि जिस तरीके से रैम्पेंट वे में हमने अपनी जो चीजें हाइक की हैं, जो फ्यूल प्राइसेस हाइक हुई हैं, जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ चेंज किए हमने, जिस तरीके से गैस के टैरिफ हम चेंज कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ एक तो वैसे इन्फ्लेशनरी मोड में है, और डू मोर पे और ज्यादा हमारे लिए मेरा ख्याल है तकलीफ का बायस बन सकती है। तो इन हालात में हमें तीन चीजों पे ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज जो आपकी है करंट अकाउंट डेफिसिट का है, जी। और उस पे आपको किसी भी तरीके से मेरा ख्याल है ये इस तरीके से नहीं हो सकता कि आप अपनी इंपोर्ट्स खोल दें। आपको इंपोर्ट्स को रेशनलाइज करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स को बढ़ानी पड़ेगी, और कोशिश ये करनी पड़ेगी आपको कि कुछ चीजें जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन है, स्पेशली इन एग्रीकल्चर साइड पे, जैसे वीट है या कॉटन है, इनको आपको भरपूर तवज्जो देनी पड़ेगी। और जो SIFC काम कर रही है उनको मेरा ख्याल है फौरी तौर पे इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, स्पेशली ऑन द एग्रीकल्चर साइड। दूसरी तरफ आपकी जो फिस्कल डेफिसिट है, उसको आपको ट्विन डेफिसिट को दोनों तरफ से आपको देखना पड़ेगा। जी। एक तो आपको आपकी जो मार्कअप जो है इस वक्त, जो पॉलिसी रेट है, उसको खातिर ख्वाह कमी लानी पड़ेगी 4 से 5% तक, मगर वो ताकि कैसे आएगी अशफाक साहब? महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ रही है और आइंदा आने वाले दिनों में भी महंगाई में होशरुबा इजाफा होगा, तो उन पे जो शरह सूद है वो तो हमारी नीचे नहीं आ सकती, अनचेंज रह सकती है या फिर बढ़ सकती है। आ सकती है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि आप अगर करंट अकाउंट डेफिसिट पे अगर आप कंट्रोल करते हैं, जी। तो आपकी करेंसी की जो आपकी जो वैल्यूएशन है, जो अभी आज मेरे हिसाब से 250 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो मेरा ख्याल है 280 रख के तो हम मेरा ख्याल है अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं। 4-5% महंगाई तो हम यहीं से कम कर सकते हैं। अगर हम कम करेंगे 4 से 5% महंगाई, तो अभी इस वक्त भी हम नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको मजीद नेगेटिव इंटरेस्ट रेट लेके जाना पड़ेगा, और आपको फिस्कल डेफिसिट में कम से कम 2 ट्रिलियन का आपका जो डेट सर्विसिंग है, जी। उसको कम करनी पड़ेगी लोकल डेट पे। और इस तरीके से वो आपकी इन्फ्लेशन को भी कम करेगा, आपके जो ग्रोथ होगी इसको भी आपको सस्टेनेबल बनाएगा। आपकी ग्रोथ की जो सबसे बड़ी इंपेडिमेंट होती है, जब हम इंपोर्ट खोल देते हैं तो ग्रोथ आपकी बढ़ जाती है। उसमें आपको इंपोर्ट को आपको रेस्टलाइज करके ग्रोथ को मेंटेन करनी पड़ेगी लोकल सोर्सेज से और लोकल इकोनॉमी की बायोन्सी से। तीसरा जो सबसे बड़ा एक आपका है टैक्स रिफॉर्म्स का, जी। वो एक हमारी रिपोर्ट तैयार है। 25 खरब के यानी 2.5 ट्रिलियन के नए टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस में कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से महंगाई बढ़े, आपको लगाने पड़ेंगे, और इक्विटी की बुनियाद पे आपको टैक्सेशन सिस्टम को लाना पड़ेगा, वरना इसके अलावा कोई चारे नहीं है हमारे पास। और ये ना हमें IMF की खुशनुदी चाहिए होगी, ना हमारे जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इनकी चाहिए होगी। इस वक्त सिर्फ हमें आवाम का सोचना है, और किस तरीके से हमें सिंबॉलिक वे में भी हमें अपने अखराजात को कमी करनी पड़ेगी। मैं ये समझता हूँ जो भी नई कैबिनेट आए उनको प्रो बोनो काम करना चाहिए, और उनके जितने भी जो वसाइल हैं सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क की तरफ किस तरीके से डाइवर्ट किया जाए। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, हमें महंगाई की तरफ कमी लानी पड़ेगी, करंट अकाउंट डेफिसिट को ठीक करना पड़ेगा हमें। ये सरप्लस भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, हम प्लान कर रहे हैं इसका, और इंशाल्लाह ये सोन एक प्रेजेंटेशन हम करेंगे। अशफाक साहब, हम लोग अपना एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, अपनी रेमिटेंसेस का टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, किस तरीके से हम अपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को बेहतर कर पाएंगे? देखें, आपका एक्सपोर्ट का टारगेट, आपका मसला ये है कि आप सिर्फ इस वक्त टेक्सटाइल की बेसिस पे कर रहे हैं, और एक आपने अभी एक नई चीज शुरू की है कि IT के एक्सपोर्ट जी। करेंगे। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट इस वक्त अगर आप देखेंगे तो स्टेगनेंट ही है। आप इनको जो भी मराद दे दें, एंड में इन्होंने कोई वही अपने एक्सपोर्ट करनी है, उनकी जो लिंक होती है इंटरनेशनल प्राइस पे होती है। अगर अमेरिकन कॉटन आपकी $1 पर पाउंड में बिकती है तो $31 बिलियन ले जाते हैं। अगर अमेरिकन डॉलर जो कॉटन है 80 सेंट की होगी तो प्रोपोर्शनेटली कम हो जाता है। हमें 2-4 तरीकों से एक्सपोर्टर्स को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आप ये देखें ट्रू वैल्यूएशन पे आपकी एक्सपोर्ट जा रही है कि नहीं, ये भी देखना होगा। आपका जो IT का सेक्टर है उसकी पोटेंशियल 12 से 13 बिलियन डॉलर है, जो फॉरेन मार्केट के जो हमारे एक्सपर्ट्स बताते हैं, जी। और आपके पास सिर्फ $2.5 बिलियन आता है, तो उसका मतलब है
कि काम हमारे पास जो हो रहा है सिर्फ उसी की कीमत हमें मिल रही है, जो वैल्यू एडिशन है वो कोई बाहर कंपनियां रख के लोग कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है आपको अलाउ नहीं करना चाहिए, दुनिया में अच्छे मुआशरों में अलाउड नहीं होता। इस तरीके से आपके जो बाहर के एसेट्स हैं लोगों के, जैसे इंडिया ने एक मुआहदा यूएई से भी किया है कि $5 मिलियन से ऊपर अगर किसी के भी एसेट्स हैं तो दे आर बाउंड टू इन्फॉर्म टू इंडियन रेवेन्यू अथॉरिटी। तो हमारे पास भी यही होना चाहिए, ऐसी किस्म के मुआहदे होने चाहिए। जो भी नई हुकूमत आएगी, मैं आपको यही कह रहा हूँ, अब आपको इक्विटी के बेस पे हर आपकी मईशत को चलाना होगा और आपके हर शहरी को आपको बराबर के राइट देने पड़ेंगे। अशफाक साहब, नई हुकूमत का क्याम जितनी देर से होगा उतने हमारे मौची चैलेंजेस बढ़ेंगे, उतना हम ताखीर से IMF के पास जाएंगे। तो नौमुंतखब हुकूमत कोई भी हो, तो अगर वो ताखीर करेगी या उसका जो क़याम है अगर वो ताखीर से होता है, तो आपको नहीं लगता कि हम बैंकरप्सी की तरफ चले जाएंगे? मोडीज ने अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर दी है कि बैंकरप्सी भी हो सकती है, हमारा आउटलुक भी नेगेटिव हो सकता है। आलमी इदारे जो हैं वो हमें अलार्म कर दे रहे हैं। क्या कहते हैं इस हवाले से? मूडीज ने 2008 में अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम को एक कहा था और वो धड़म तख्ता होके बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट की तरह बैठ गया था और मार्केटें मेल्ट हो गई थी। इनकी रेटिंग है, मेरा ख्याल है बहुत ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है इसमें, कहीं सब्जेक्टिविटी भी होती है। तो आई डोंट थिंक कि उनकी रेटिंग से, आप मुझे बता दें कितनी दफा कह चुके हैं हाई रिस्क लो रिस्क ये लोग, उनकी वजह से मार्केटें चेंज हो जाती हैं। मगर आप मुझे बताएं जब डिफॉल्ट होते हैं तो वो कहाँ होती है? अभी अमेरिकन सिस्टम में पूरा डिफॉल्ट हुआ है, इतना बड़ा 1000 बैंकों को उन्होंने बचाना पड़ा डिफॉल्ट इंश्योरेंस के तहत। तो वो उस वक्त मूडीज कहाँ थी, उस वक्त फिच कहाँ थी, उस वक्त स्टैंडर्ड एंड पुअर्स कहाँ थे? ये आप छोड़ें सारी बातें, हमें ये देखना है कि हम डिफॉल्ट और बैंकरप्ट कहाँ से हो गए। ये कोई हम कंपनी है कि हम बैंकरप्ट हो जाएंगे? हमारी मईशत में हमारा कर्जा कितना है? 72 ट्रिलियन है। कितना हुआ? बिल्कुल 131 हार्डली हार्डली अगर आप देख $131 बिलियन है मेरा। बिल्कुल। बाकी क्या है, आपको 60-40 के रेशियो पे चल रहा है। आपके पास अपने रिसोर्सेज कितने हैं, आपकी एसेट बेस क्या है? पाकिस्तान अगर हम देर करते हैं, अगर हमारी हुकूमत के जो मसाइल हैं, सियासी कशीदगी है वो बढ़ती है और हम IMF के बाद लेट जाते हैं, तो हमारे चैलेंजेस बढ़ते हैं। 29 फरवरी को आपकी हुकूमत बनेगी इंशाअल्लाह ताला, कोई भी बनाए वो वक्त बताएगा। और इंशाअल्लाह मेरे हिसाब से मार्च के फर्स्ट वीक में IMF के साथ टेबल पे बैठना चाहिए हमें। हमारी जैसे मिनिस्ट्री आप अगर हो जाए, आप ले आए, जो भी चीजें आपको अक्रॉस द टेबल बात करनी पड़ेगी। हम 2019 की तरह या 18 की तरह 9 महीने का ब्रेक नहीं ले सकते। ये बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। नई हुकूमत में कौन सी जिम्मेदारी मिलने वाली है आपको? उम्मीदें फैलाएं, अच्छी उम्मीदें वाबस्ता करें लोगों की इस सिस्टम के साथ, वरना मेरा ख्याल है ये मायूसी फैलाने से कोई हासिल नहीं है। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव मैसेज दें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। पाकिस्तान कहीं बैंक नहीं होता। नई हुकूमत में कौन सी जिम्मेदारी मिलने वाली है आपको? मेरा ख्याल है जो अल्लाह ने जिम्मेदारी देनी होती है, मैं आज तक मैंने ना कहीं शौक रखा है जी, ना मैंने जुस्तजू की है। अल्लाह ताला ने मुझे अगर देनी होगी, कोई भी जिम्मेदारी होगी, पाकिस्तान के लिए मेरी जान तक हाजिर है। मतलब राब्ते हो गए हैं क्या? राब्ते किए जा रहे हैं आपकी खिदमत के हवाले से? कुछ अच्छी खबर है तो बता दें। नहीं, मैं कोई ऐसी ना मैं राब्ते करता हूँ। नहीं, आपसे किसी ने राब्ते किए, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, मेरी कोई राब्ता नहीं होता। मेरा दोस्तों से राब्ता जरूर होता है और दोस्तों को अच्छी बात मैं करता हूँ। इस सिलसिले में मैं राब्ते नहीं करता, ना वो मुझसे करते हैं। अगर उनको लगता है कि हाँ तोला साहब हमारे लिए कुछ काम आएंगे, पाकिस्तान के लिए काम आएंगे, वो कहेंगे तो हम लब्बैक कह देंगे। बाकी कोई सच ना मैंने कोई राब्ता किया, ना मुझे किसी ने राब्ता किया। अच्छा, हाँ, ये जरूरी है, हमने अपना प्लान बना लिया है, मेरी पूरी टीम ने, इकोनॉमिक टीम ने बना लिया है, उसको मैं फाइनल शेप दे रहा हूँ। वो इंशाल्लाह पाकिस्तानी की हैसियत से मेरा ये फर्ज बनता है, मैं दूंगा और इंशाल्लाह पूरी कौम देगी। अच्छा अशफाक साहब, ये भी आवाजें आ रही हैं, क्या सराहिया हो रही है कि मौजूदा वजीर खजाना शमशाद अख्तर साहिबा हो सकता है कि कंटिन्यू करें और जो नई मुंतखब हुकूमत है वो उनको बोलें कि आप अपनी खिदमत जारी रखें। तो अगर ऐसा होता है तो आप समझते हैं कि मुआशी मामलात में बेहतरी आ जाएगी, कुछ रिफॉर्म्स जो कर रही हैं वो उसका इम्पैक्ट आएगा? ये कराया सा रही है और मेरा ख्याल है ये होना नहीं चाहिए। पॉलिटिशियन जब आता है तो पॉलिटिक्स को देख के काम करता है, पल्स को देख के काम करता है। देखे ना, अगर मैडम ने आज, अगर आप देख रहे हैं गुर्बत बढ़ रही थी, तो अगर उनके पास कोई पॉलिसी होती, कोई फ्रेमवर्क होता, कोई लॉन्ग टर्म प्लान होता, तो आज इस तरीके से रैंपेंट वे में ये चीजें नहीं बढ़ती। मैं नहीं समझता
बड़ी मोहतरम है मेरे लिए, मगर मैं ये समझता हूँ कि इनकी मौजूदगी में पाकिस्तान को कोई सच इतना फायदा नहीं हो। अभी टैक्स रिफॉर्म्स में आपने देख लिया जिस किस्म का स्ट्रक्चर है वो एक चूचू का मुरब्बा है। और मेरा ख्याल है अगर ये कोई भी मुंतखब हुकूमत वो स्ट्रक्चर लेके चलेगी जो FBR का वो बना के गई है, या जो SIFC से जिन्होंने जिस तरीके से अप्रूव करा है, मेरी समझ से बाहर है। जिस स्टेक होल्डर का नाम ले रही है सब निगेट कर रहे हैं कि जी हमने कोई इनको मशवरा नहीं दिया, ना किसी से मशवरा लिया है इन्होंने, वो आनन फानन करके गई हैं काम। मेरा ख्याल है इस तरीके से मईशतें नहीं चलती हैं, और मैं नहीं समझता कि इनकी मौजूदगी में कोई पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आएगी। आखिर में अशफाक साहब ये बता दें कि हमारे कर्जे बुलंद तरीन सतह पे पहुंच रहे हैं, हमारी GDP गिर रही है, हमारा इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, जखीरा अंदोज माफिया सरगर्म है, टैक्स नेट को बढ़ा नहीं सकते हम, प्रेशर आ जाता है। तो ये जितने भी चैलेंजेस हैं इनको मुंतखब हुकूमत जो है वो किस तरीके से कंट्रोल करेगी, किस तरीके से IMF को मुतमईन करेगी? देखिए IMF ये नहीं बोलता, IMF के पास 4-5 इंडिकेटर्स हैं। IMF कहता है आप अपना सर्कुलर डेट कैसे खत्म करोगे, आपने प्लान देना है, हमने प्लान दिया था। IMF ये कहता है कि जी आप अपनी टैक्स रेवेन्यूज कैसे बढ़ाओगे, हमें प्लान देना है, वो मानेंगे। IMF कहता है आप अपनी जो प्राइमरी सरप्लस है उसको कैसे लाओगे, या प्राइमरी डेफिसिट को किस तरीके से कर्व करोगे, वो हमें बताना है, वो मान लेंगे। IMF ये नहीं कहता जखीरा अंदोज से क्या करना, वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है मेरे भाई। टैक्स रिफॉर्म्स की रिपोर्ट तैयार पड़ी हुई, मैं आपको कह रहा हूं ना, अगर उस पर कोई मुस्तफीद होना चाहे तो 100 बिस्मिल्लाह, ना होना चाहे तो 100 बिस्मिल्लाह। टैक्स कलेक्शन के अलावा जो चैलेंजेस हैं, जैसे हुकूमत के अपने शान अखराजात हैं सालाना, उसको हुकूमत को चाहिए कि वो कम करे। इसके अलावा हमारे आप मुझे डिफाइन कर देंगे शाना अखराजात कौन कौन से, जरा ब्रेक डाउन देंगे आप मुझे प्लीज। लेकिन जो कह दिया इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, जी नहीं सर, आप मैं वही बता बड़ा स्टेटमेंट होता, बताएं जी। मैं वही बताने लगा हूं आपको अशफाक साहब कि जो वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट्स आई हैं उसमें इंकशाफ हुआ है कि जो सालाना अखराजात हैं हुकूमत के वो अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 अरब डॉलर हैं। अब ये पूरा जो साइज है गवर्नमेंट का, उस गवर्नमेंट के साइज सबसे बड़ा खर्चा क्या है मुझे बताएं। देखिए जाहिर सी बात है ना, उनकी जो मरात हैं, उनकी जो पेंशन है, उनकी जो सैलरीज हैं। यू डोंट नो, सबसे बड़ा मसला है आपका डेट सर्विसिंग है। जी बिल्कुल, डेट सर्विसिंग भी है, बिल्कुल। आप सुन लें आपका टोटल जो खर्चा है टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन इज अराउंड 500 बिलियन। मैं बिल्कुल कहता हूं ये कम होने चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं इसको ये नहीं कह रहा आपको, मगर ये शाहाना खर्चे जिस तरीके से हम प्रोजेक्ट करते हैं आवाम के लिए, वो भोली भाली आवाम को हम क्यों इस तरीके से इनको वो करते हैं कि इंसाइट करते हैं कि नहीं जी देखें ये वो असल में वो आवाम प्रोटोकॉल देखती है ना, तो वो रहन सहन और जो आसाइशें देखती है, तो उससे आवाम जो है फिर उसके जहनों में ये ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये होने चाहिए, उनसे भी आप, मैं कहता हूं उसको भी आप कम कर दोगे तो 50 बिलियन कम हो जाएगा, मगर ये इतना बड़ा खर्चा नहीं है। मेन है डेट। आप ये कहें कि पाकिस्तान की मईशत में आप इंटरेस्ट रेट को कम करें, आप इस चीज को प्रोजेक्ट करें, वहां तो आप कहते हैं कि जी IMF कह रहा है बढ़ा दो तो बढ़ा दें। सबसे बड़ा मसला क्या है हमारे, सबसे बड़ा मौशी मसला क्या है आखिर में ये बता दें। सबसे बड़ा मसला आपका डेट सर्विसिंग है जी। सबसे बड़ा मसला आपका जो प्राइवेटाइजेशन है। 6 साल पहले जो चीजें हमने लिख के दी थी वही चीजें आज लेके ये SIFC में पहुंच गई। तो मुझे बताएं PIA का ये जो फार्मूला है 6 साल पहले दिया गया है, डिस्कोर्स की सारी प्राइवेटाइजेशन मोहम्मद जुबैर की टीम ने और हमने तैयार की हुई है जी। तो वो तो पॉलिटिक्स को आप कैसे डीपॉलिटिसाइज करेंगे, आप इस पे तवज्जो दें। आप ये कहेंगे ना कि 6 गाड़ियों का प्रोटोकॉल जा रहा है, वो भी नहीं जाना चाहिए, मैं खुद कहता हूं जी। अच्छी पर बात। ये बहुत सेकेंडरी है। मेन आप ये कहें जो बड़े मसले हैं उसको आप हल करें, पॉलिटिकल आप इसमें एक अचीवमेंट डालें, आप इसमें आवाम को ये कहें कि ये बेनिफिट किसका है अगर प्राइवेटाइज हो गई तो। ऑब्वियसली नेशन का है, बिल्कुल बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। प्राइवेटाइज होगी तो आप कहेंगे जी ये तो 100 रुपए में नहीं 102 रुपए में जानी चाहिए थी, तो फिर कौन आ गया इस मुल्क में? भाई एक ट्रांसपेरेंट मेथड है, उससे आप चलने दें। भाई 100 रुपए है या 50 रुपए है, आप अपना लॉस कम करें, लॉस कम करें, बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन के फार्मूले पे अमल करें। बहुत शुक्रिया अशफाक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मौशी मसाइल है, नई मुंतखब हुकूमत जो भी आएगी उसके सामने मौशी मसाइल के अंबार है। या वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मसूद नकी, साबिक सदर कोरिगेट ट्रेड एंड इंडस्ट्री और बहुत मशहूर सनतकार भी हैं। बहुत शुक्रिया मसूद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया।
लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के नंबर्स थोड़े बहुत बेहतर आए हैं दिसंबर के, जो हमारे सामने आदाद शुमार आए हैं, लेकिन ये सामने जो हालात हमारे खड़े हुए हैं, महंगी बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफा, तो उसका इम्पैक्ट जनवरी और फरवरी से आना शुरू हो जाएगा सनतों पर। तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, पहली बात तो ये जो नंबर्स हैं वो आपके पास दिसंबर के करंट जी नंबर्स नहीं है। जी और बिल्कुल, दिसंबर दिसंबर में के। आमतौर पे दिसंबर में टारगेट्स होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के, वो एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन हो या डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हो, उनके नंबर्स पूरे करने के लिए, टारगेट्स पूरे करने के लिए आमतौर पे कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है। और ये सेल्स से रिफ्लेक्ट नहीं करते, ये कुछ रेवेन्यू से रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन दिसंबर को हम अगर एक्सेप्शनल केस ले लें जी तो नंबर्स हमारे पास जो मुस्तकिल पिछले पूरे फर्स्ट फर्स्ट हाफ में आ रहे थे फिस्कल ईयर में, वो भी ज्यादा इंकरेजिंग नहीं थे। दो दो रीजन है उनकी। एक तो ये है कि इंटरनेशनल क्राइसिस चल रहा है, आपको पता है, वॉर हो रही है, इस तरह के बिल्कुल। सारे सिलसिले चल रहे हैं, तो बड़ी अनसर्टेनिटी है। डिमांड वीकनिंग जो है अराउंड द वर्ल्ड है, नॉट ओनली पाकिस्तान। एंड पाकिस्तान में एक्सेप्शनली जो पॉलिटिकल सिचुएशन और जो हमारे यूटिलिटीज की अनसर्टेनिटी रही, उसकी वजह से इम्पैक्ट और बड़ा हो गया। तो एक्सपोर्ट्स के नंबर्स भी कुछ ज्यादा इंकरेजिंग नहीं रहे इतने अरसे में। और ये मामला बहुत जल्दी हल होते नजर भी नहीं आ रहे। अब आगे आने वाले दिनों में जब नई हुकूमत बनेगी, उसमें क्या चैलेंजेस आएंगे, उसमें अगर आप बात करने के लिए कहें तो मेरा ख्याल ये है कि ये एडवेंचर्स जो हमारे हो रहे हैं पिछले 3-4 सालों से, कि हमारे पास पीरियोडिकल कोई चीज रह नहीं गई, एब्रप्ट होना शुरू हो गया है। वो आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस ले लें या फिस्कल पॉलिसीज ले लें, जी टीम्स की चेंजेस जो है वो पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में, नॉट ओनली पाकिस्तान, जब टीम्स चेंज होती हैं तो एक लल पीरियड आता है, एक पॉज आता है, पॉलिसीज में भी आता है, इम्प्लीमेंटेशन में भी आता है, और वो रिफ्लेक्शन हमारे यहाँ नजर आ रही है। और हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत बदतरीन सिचुएशन में है इस वक्त। मसूद साहब, हुकूमत की तरजीहात में टेक्सटाइल सेक्टर नज़र नहीं आता। हुकूमत का सारा फोकस है, गुज़िश्ता हुकूमत का भी फोकस था, उबूरी हुकूमत का भी था, अब नई मुंतखब हुकूमत आएगी उसका क्या फोकस होगा कि आईटी को प्रमोट किया जाए। टेक्सटाइल को जो है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टारगेट भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे अपनी एक्सपोर्ट का। तो क्या मशवरा देंगे नौ मुंतखब हुकूमत को कि आईटी के साथ साथ टेक्सटाइल को भी प्रमोट करे, या कुछ और कोई ऐसी पॉलिसी लाए जिससे टेक्सटाइल बेहतर हो जाए? देखिए, सारी दुनिया में ना कंपटीशन है, ये ग्लोबल वर्ल्ड हो गया। पूरी जी दुनिया में कॉटन प्राइस एक होती है, हर चीज जो है वो आप डॉलर टर्म में या यूरो टर्म में आप किसी भी फॉरेन करेंसी को उठा लें, पूरी दुनिया में प्राइसेस जो है वो आप एक होती है। जी आपके एडवांटेज क्या है? आपके एडवांटेज ये है कि आपकी मैन पावर कॉस्ट जो है, सिंगल मिनट वैल्यू जो है दुनिया के और मुल्कों से थोड़ी सी कम है। तो आईटी में जहाँ पे आपको इतनी लॉजिस्टिक्स नहीं चाहिए होती, आपको यूटिलिटीज नहीं चाहिए होती, जहाँ पे सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जी जो आपका टैलेंट है वो काम आता है, तो वहां पे तो ये ऑटोमेटिकली ये बाय डिफॉल्ट बढ़ना शुरू हो गया। इसमें कुछ शक नहीं है कि हमारे टैलेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने इस तरफ तवज्जो दी। जी लेकिन और ये बढ़ भी गया और बढ़ना भी चाहिए यकीनन। पूरी दुनिया में आईटी के जो वॉल्यूम्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। हम तो अब मेरे ख्याल है कुछ 3 बिलियन के करीब पहुंच रहे हैं। जी मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि ये सारी चीजें अगर आपकी इकोनॉमी बेस करती है आपके टेक्सटाइल सेक्टर पे, तो टेक्सटाइल सेक्टर जो चलता हुआ सेक्टर था वो तो डिक्लाइनिंग पे जा रहा है, उसके ऊपर क्यों तवज्जो नहीं देते, उसकी पॉलिसीज पे बात क्यों नहीं करते, उनकी जो गैप्स हैं यूटिलिटीज सप्लाईज में, प्राइसेस में, पॉलिसीज में, डिस्ट्रीब्यूशन में, एक चीज नहीं है, ये पूरा एक सब्जेक्ट है बहुत बड़ा। जी अगर उसकी आप बात करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये तवज्जो हमारे यहाँ नहीं दी जा रही। हमारे 25 सालों से आज तक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है उनकी पॉलिसीज वजह नहीं हो सकी। वो पॉलिसीज जो 2000 में बनी थी वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, जहाँ पे हम इंटरनेशनल बायर्स को ये अट्रैक्ट कर सकेंगे कि हमारे ये जोन बने हुए हैं, आप इसमें आ जाओ। जी जो हमारे यहाँ टूटी के जोन बने हुए हैं उनकी भी हालत बहुत खस्ता हुई हुई है। तो हमें बड़ी चीजों पर तवज्जो देनी चाहिए। जहाँ पे हमारे पास पूरी दुनिया में डिमांड आ रही है आईटी रिलेटेड और दूसरी चीजों की सर्विस सेक्टर में, हमें उस पर यकीनन देखना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। लेकिन आप नौ सेंट पे अगर बिजली मिल जाएगी, ये कहा था उबरी हुकूमत ने, वफाकी वजीर तिजारत ने, कि हम कोशिश करेंगे कि 9 सेंट में मिल जाएगी। एप्टमा ने भी
कहा कि 9 सेंट पे बात करने की कोशिश की जा रही है, आईएमएफ के पास हमने प्लान दिया, आईएमएफ ने मुस्तरद कर दिया, अब बिजली 9 सेंट पे भी नहीं मिलेगी सनतों को, तो किस तरीके से आप सर्वाइव देख रहे हैं? ये सारी गुफ्तगू जो है ना 9 सेंट आपकी कैबिनेट ने कर दिया और उसके बाद आईएमएफ में चले गए, जी। तो हमें तो पता था, हमने ये भी बात की थी कि जिसका बोझ जो है वो जो हम सब्सिडी दे रहे हैं उसका बोझ कहीं और डाल देंगे, रिकवरी कर लेंगे। हमारी ये पूरी केयर टेकर से और जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, पॉलिसी मेकर्स, उनसे ये वक्तन बात होती रही। लेकिन ये 9 सेंट भी जो है ये आपके पास, आप लोकल रुपए में अगर बिजली खरीद रहे हो जी। और आपके ऊपर डॉलर का कंट्रोल आपके ऊपर नहीं है, तो मैं ब्लेम नहीं करता केयर टेकर्स को। केयर टेकर्स ने अपने प्रोविंशियल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी मैंने देखा है और लोग विटनेस करते हैं, बहुत मेहनत की गई है। बट ये पॉलिसीज जो है वो आईएमएफ के साथ और इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ केयर टेकर की एक्सेप्टेबल नहीं होती है। सही है। हमें देखना चाहिए कि हम सस्टेन कहाँ करेंगे। हम 6 महीने से 9 सेंट की बातें करते हुए आज आकर के कह दिए कि नहीं वो मानते, तो फिर तो हम फायदा क्या सोलर हुआ पे क्यों नहीं जाते? हम सोलर पैनल पे चले जाएं, क्यों नहीं जाते हम सोलर पे? सोलर पे तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है ना। सोलर पे तो इंडिपेंडेंट है। आप अर्बन एरियाज में जहाँ पे इंडस्ट्री है, जहाँ पे एक इंडस्ट्री को 2 मेगावाट 3 मेगावाट बिजली चाहिए जी। है, तो वो उनके पास तो ये लैंड अर्बन एरिया में नहीं होती, रूरल में इंडस्ट्री नहीं होती। तो एक स्कीम थी व्हीलिंग जिसका नाम है, किसी आप किसी और एरिया में बिजली प्रोड्यूस करें, वहां के ग्रिड पे डाल दें और अपनी फैक्ट्री के लिए आप जहां आपकी लोकेशन है वहां से ले लें। उस फैक्ट्री को, पॉलिसी को भी खटाई में डाला हुआ है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि इसमें जो ना बहुत छोटे से वक्त में ये होती नहीं है। लेकिन सिर्फ मैं जो 2 लफ्जों में बात कहना चाहूंगा वो ये है कि कंसिस्टेंट पॉलिसी जो बिजनेस फ्रेंडली हो, लॉन्ग टर्म हो, एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो, और जो हमारे जो इतने ये एडवेंचर्स हो रहे हैं या बंद होने चाहिए। ये एडवेंचर्स जो हमारे पॉलिटिकल एडवेंचर्स हो रहे हैं ना, हर 2 साल बाद 3 साल बाद एक नया मसला खड़ा होता है, हर शहर के अंदर रोड्स बंद हो जाती है, पब्लिक जो है वो किसी और तरफ एंगेज हो जाती है, फिर उसको वहां से डिसएंगेज करने के लिए एक नया कोई इवेंट खड़ा कर देते हैं, कोई इंसिडेंट डाल देते हैं। दिस इज वेरी वेरी बैड फॉर द कंट्री। और ये मुल्क जो है इकोनॉमिकली खत्म हो रहा है। इकोनॉमिकली ये मुल्क खत्म हो रहा है अगर हमने अपने चैलेंजेस को काबू नहीं किया। बहुत शुक्रिया मसूद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नौ मुंतखब हुकूमत के सामने चैलेंजेस हैं, पॉलिसी बनानी होगी, और अगर पॉलिसी नहीं बनाई तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं एचएम शहजाद, ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन है। बहुत शुक्रिया एचएम शहजाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया। गाड़ियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हम देख रहे हैं, यकदम जो टैक्सेस आयद हुए हैं ऑटो सेक्टर पर, उससे आइंदा वाले दिनों में गाड़ियों की सेल में आप कमी देखेंगे या इजाफा देखेंगे? कीमतें तो खुद साख्ता तौर पर बढ़ रही हैं, ऑटो सेक्टर के नंबर भी थोड़े से बेहतर हुए हैं। अपकमिंग डेज में ऑटो सेक्टर को कहाँ देखेंगे? देखें, इस वक्त मेरा ये ख्याल था कि हुकूमत को इस किस्म का इकदाम नहीं उठाना चाहिए था, जबकि देखिए इंपोर्टेड और जो भी बाहर से गाड़ी आ रही है, ये माना कि इस पे 25% टैक्स है जी, लेकिन पाकिस्तानी गाड़ियों के ऊपर 17% था। अब उसको बढ़ा के 25% आप कर देंगे, मजीद 1 लाख पे 7,000 रुपए आवाम को पे करने पड़ेंगे। पहले लाख पे 17,000 देते थे, अब लाख पे 25,000 देने पड़ेंगे। इससे गाड़ियों की कीमतें ऊपर जाएंगी। और पहले ही आपको पता है कि कोई 1 साल का करीब आप समझ लें कि पाकिस्तान की जो लोकल असेंबलर जो इंडस्ट्री है वो बिल्कुल बैठी हुई थी। अब जाके थोड़ी सी उठी थी, बेहतर हुई थी, लेकिन इस एकदम से मुझे लगता है कि ये दोबारा नीचे आएगी। अच्छा ये बताएं जब शहजाद साहब के 1 लाख पे 25,000 रुपए दे रहे हैं, तो कितने सीसी की गाड़ियों पर कौन कौन से टैक्सेस और कितनी माइलेज के टैक्सेस अप्लाई हुए हैं? देखें, एक तो आप ये समझ लें कि हुकूमत ने इशारा दिया है कि 40 लाख और 1400 सीसी के अंदर तक, यानी 1400 सीसी तक। तो छोटी गाड़ी तो गरीब आदमी की होती है ना, 650 सीसी, 800 सीसी, 1000 सीसी। अब इन तमाम गाड़ियों के ऊपर लाख पे 25,000 आपको सेल टैक्स देना होगा। और इसके बाद वाली जो गाड़ियों की जो पावर्स आती है उनके ऊपर क्या टैक्स का स्लैब होगा? वही स्लैब होगा जो पुराना स्लैब है। अच्छा, वही पुराना स्लैब है। अच्छा ये बताएं कि अब आइंदा वाले दिनों में मौसमी चैलेंजेस बढ़ेंगे, बिजली भी महंगी हो रही है,
गैस भी महंगी हो रही है, आपका सरिया लोहा भी महंगा हो रहा है, तो कार्स की जो असेंबलिंग है और मैन्युफैक्चरिंग है उसको आप कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि बड़ा मुश्किल वक्त है ये। अल्लाह अल्लाह करके जनवरी इनका अच्छा गया था, जी। वरना आप पूरा पिछला साल देख लें, एक बहरान सी कैफियत थी। और आपको पता है कि आए दिन ही अपनी शिफ्ट बंद करते थे, कंपनी को लॉकडाउन की तरह बंद करते थे। तो ये अल्लाह अल्लाह करके कुछ जनवरी अच्छा गया था, लेकिन इस एकदम से जो है मुझे लगता है कि अच्छा खासा जो है ये तकलीफ में आएंगे लोकल असेंबलर। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ है? वो क्या सो रहा है? क्या वो नहीं नहीं, बताएगा कि किस तरीके से लोकलाइजेशन को हम बेहतर कर लें, और लोकलाइजेशन को बेहतर करने के लिए ऑटो सेक्टर के लिए वो कौन कौन से बेहतर इकदाम कर देता है जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आ जाते हैं? देखिए, अगर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के मुफाद में होता, तो आज हम मैन्युफैक्चरर होते, हम असेंबलर नहीं होते, बल्कि शायद हम ये प्रोग्राम भी नहीं कर रहे होते, क्योंकि हम असेंबलर्स हैं। हम सीकेडी, एसकेडी, एसएमडी इंपोर्ट बाहर करने से के मंगवाते हैं, मोहताज हैं। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, फिर ये देखें, ये इकदाम कौन कर रहा है? ईसीसी की कमेटी। आप देखें कि इस वक्त केयर टेकर हुकूमत ये फैसला कर रही है। कहीं ऐसा हालांकि तो नहीं है कि इलेक्शन हो चुका है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर शिफ्टिंग या स्विचिंग करने के हवाले से ये पहला कदम हो कि लोग उस तरफ अट्रैक्ट हों? देखिए, अभी तो ये क्योंकि ईसीसी ने फैसला किया है, जी। अभी पार्लियामेंट में जाना है, पार्लियामेंट अप्रूवल करेगी, तो मैं भी शायद पीर मंगल तक ये अप्रूवल हो भी जाए। लेकिन देखें, ये बड़ी अजीब सी बात है कि केयर टेकर हुकूमत ये फैसला कर रही है जबकि मुल्क में इलेक्शन हो गए हैं। और मेरा ये ख्याल था कि मुंतखब हुकूमत अगर कोई फैसला करती तो ये ज्यादा बेहतर था। सही। आइंदा आने वाले दिनों में ऑटो सेक्टर को कहाँ देखते हैं, आखिर में बता दें प्लीज। मेरा ख्याल है कि जलानी भाई, मुझे प्रॉब्लम में नजर आती है लोकल असेंबलर इंडस्ट्री जो है हमारी, मेड इन वो पाकिस्तान, मुझे तकलीफ में नजर आती है। मेड इन पाकिस्तान गाड़ी हम कभी बना सकेंगे? यार, वो तो भूल गए, हम कई प्रोग्राम आप और मैं कर चुके हैं। अगर ये यानी होना होता तो बहुत पहले हम कर चुके होते। मेक और मेक देखिए, इन मैं कर अब भी सकते कहता हूँ, हैं, मेक इन कर सकते लास्ट हैं, मेड इन नहीं कर सकते हम लोग। नहीं, देखें, अगर अल्लाह करे जी। कि आपकी मेरी सोच में जो चीजें हैं, कोई अच्छी हुकूमत आकर अगर ये फैसला कर अच्छी ले हुकूमत तो कि नहीं नहीं, हमें आएगी, वही मैन्युफैक्चरिंग हुकूमत की है आ तरफ रही जाना हैं है, जो पहले थी। अच्छी हुकूमत से क्या मुराद है आपकी? यार शायद अच्छा कोई फैसला कर लें हाँ, अच्छा कोई फैसला हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से। बिल्कुल। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है ना। बिल्कुल। और अच्छे फैसले फैसले अगर अच्छे हो जाएं तो हमारे पास कमी नहीं है किसी चीज की। हम मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में कर सकते हैं। पोटेंशियल है हमारी इंडस्ट्री में, बिल्कुल, लोकलाइजेशन के अंदर 100% है। पोटेंशियल है, डिटर्मिनेशन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, एक फैसला तो आपने करना होगा। जी। अगर पाकिस्तान के अंदर आप अगर इसका मुस्तकबिल अच्छा देखना चाहते हैं, देर आए दुरुस्त आए, हमें लोकलाइजेशन की तरफ जाना होगा। ये मैं कई अरसे से चिल्ला रहा हूँ, इसमें आप भी मेरी मदद कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट जितनी भी आई है, जी। वो अपने कान पे जूं नहीं रख रही, वो इस तरफ तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। और लोकलाइजेशन को लोकल इम्प्रूव करना होगा, लोकलाइजेशन को बढ़ाना होगा, ऐसी पॉलिसी मुतारिफ करानी होगी। बहुत शुक्रिया एचएम शहजाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हम लोकलाइजेशन को इम्प्रूव नहीं कर रहे, मुकामी सनत को नहीं बढ़ा रहे, मुकामी सनत के अंदर हम नई स्कीम्स नहीं लेकर आ रहे। मुकामी सनत को बढ़ाने के लिए गुज़िश्ता हुकूमतों ने कभी भी कोई पॉलिसी नहीं बनाई। हम लोग इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, बाहर से हम पार्ट्स मंगवा लेते हैं, बाहर से हम चीज़ें मंगवा लेते हैं, ख्वाह वो टेक्सटाइल की हो, ख्वाह वो गाड़ियों की हो, ख्वाह वो दूसरी सनत की हो, और फिर उनको हम इस्तेमाल करते हैं। हम खुद मेड इन पाकिस्तान का फार्मूला अगर अपनाएं, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को बनाएं, लोकलाइजेशन इंडस्ट्री को इम्प्रूव करें, तो हम अपनी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं, इंपोर्ट बिल भी कम कर सकते हैं और अपनी एक्सपोर्ट को भी बढ़ा सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।